आज का वीडियो क्लास 11th के फिजिक्स का है और आज इस लेक्चर में मैं मोशन इन ए प्लेन इस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। मोशन इन ए प्लेन के अंडर हम प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर इस चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है तो यहाँ पर आपको वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए। तो वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है, नहीं जाना है इसके बारे में, तो वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स हमने इस चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही अपलोड करके रखा है। तो वेक्टर्स के सारे लेक्चर्स को आप देखकर वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को सीख लें, तब आप मोशन इन ए प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं आज का यह लेक्चर जो कि मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए इस टॉपिक को हम यहाँ पर शुरू करते हैं, मोशन इन ए प्लेन। बहुत सारे बुक में इस चैप्टर को मोशन इन 2 डायमेंशन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर इसके एक और नाम को लिखते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशन। इसके पहले जिस चैप्टर को हमने स्टडी किया था वह मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1 डायमेंशन के चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में किसी भी पार्टिकल का मोशन एक स्ट्रेट लाइन या एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता था, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग होता था या वाई एक्सिस के अलोंग होता था। मतलब जो भी उसके पथ होते थे उसे हम या तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस एज्यूम करते थे। यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वह दो लाइन मतलब दो एक्सिस के अलोंग उसका मूवमेंट होगा। एक ही समय में वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस बोर्ड को अगर हम एक प्लेन एज्यूम करें, तो इस बोर्ड को अगर हम एक प्लेन एज्यूम कर दें और यहाँ पर अगर हम दो एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस बोर्ड पे, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस बोर्ड का यहाँ पर जो प्लेन का नाम होगा वह एक्स वाई प्लेन होगा। क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। अब कोई भी पार्टिकल अगर इस बोर्ड पे सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करता है, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मूव नहीं करता है, कुछ इस तरह से, मतलब या तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तब तो उसका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के एग्जांपल को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता है तब भी यह स्ट्रेट लाइन के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन आप कंसीडर करें कि कुछ इस तरह से एक पार्टिकल मूव कर रहा है, इस तरह के पथ पर वह चल रहा है। तो इस कंडीशन में यह जो पार्टिकल है अगर इस तरह से मूव कर रहा है इस पथ पे, तो इसका मोशन हम जानते हैं ऊपर जा रहा है और कभी राइट साइड जा रहा है। तो जब ऊपर जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो ऊपर जा रहा है मतलब वाई एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, और राइट साइड यह मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस पार्टिकल का मोशन इन 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस के अलोंग भी इसका मोशन यहाँ पर है, और इस कारण से इसका मोशन इन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे किसी मतलब जो भी हम लोग अपने आसपास एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं तो हमारा मोशन एक प्लेन पे होता है। कभी भी हम अपने डेली लाइफ में स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते हैं। आप अपने आसपास जितने भी चीज़ों को देखते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं और हमेशा अर्थ के सरफेस पे ही मेंटेन अपने आप को रखते हैं, तो उस तरह के केस में उसके मोशन को हम मोशन इन ए प्लेन के एग्जांपल्स को रिप्रेजेंट करता है, यह कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस चैप्टर में जो हम टर्म पढ़ेंगे वह होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एक एक करके सारे टर्म को यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जब वह एक प्लेन में मूव कर रहा होता है तो किस तरह से उसे एक्सप्रेस करते हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक प्लेन लेते हैं। तो जनरली इस चैप्टर में जो हम प्लेन लेंगे जिसमें कोई पार्टिकल मूव करता है वह या तो एक्स वाई प्लेन होगा या वाई जेड प्लेन होगा या जेड एक्स प्लेन होगा। तो जनरली एक्स वाई प्लेन से ही हमारा सारा यहाँ पर काम होगा। तो एक्स वाई प्लेन में अगर हम मान लेते हैं एक पार्टिकल है, ठीक है, जो कि इस तरह के पथ पे मूव कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर P एक पॉइंट है, अगर इस P पॉइंट पे पार्टिकल अभी मान लेते हैं सिचुएटेड है, मतलब इस पॉइंट P पर एक पार्टिकल अभी पहुंचा है, तो इस पॉइंट को हम जानते हैं एक दो रियल नंबर x और y के कॉम्बिनेशन से लिखते हैं, जिसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहा जाता है, ठीक है। बट हम यहाँ पर इस पार्टिकल के पोजीशन को यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो फिर से हमारा यहाँ पर रेफरेंस सिस्टम यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस होगा, जिसमें रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन लिया जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन लिया जाएगा, तो यहाँ पर इस पार्टिकल का पोजीशन को बताने के लिए हम इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं। अब एक वेक्टर जिसका टर्मिनल पॉइंट इस पॉइंट पर जहाँ पर पार्टिकल है, यहाँ पर इसका टर्मिनल पॉइंट होगा और इनिशियल पॉइंट कहाँ पे होगा, ओरिजिन पे। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे होगा। तो यहाँ पर अगर P एक्स वाई, ठीक है, इज पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल है, एक पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है, एक पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है। तो देन पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वेक्टर OP। पोजीशन वेक्टर पार्टिकल का क्या हो जाएगा, वेक्टर OP, ठीक है। अब यह OP वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया है कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो उसका पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर होता है जिसका टर्मिनल पॉइंट ऑलवेज उसी पॉइंट पे लाई करता है और इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन पे होता है। अब इस वेक्टर का जो कंपोनेंट फॉर्म होगा वह यहाँ पर x, i कैप प्लस y, j कैप होगा, ठीक है। इस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म कितना हो जाएगा, x, i कैप प्लस y, j कैप। इसको हम यहाँ पर फिगर में भी शो कर सकते हैं इस तरह से। अगर हम यहाँ से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें x एक्सिस पे इस तरह से, यह परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें तो हम जानते हैं यह यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक का लेंथ x होगा और यह y होगा। और अगर हम यहाँ पर एरो लगाते हैं इस तरह से तो यह एक वेक्टर होगा और यहाँ पर एरो लगाते हैं तो यह दूसरा वेक्टर होगा। तो अब ट्रायंगल लॉ से जानते हैं वेक्टर OL प्लस वेक्टर LP इक्वल्स टू वेक्टर OP, ठीक है। सिंस वेक्टर OP इक्वल्स टू वेक्टर OL प्लस वेक्टर LP, तो अब यहाँ पर OL, इस OL का लेंथ कितना है, x यूनिट है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में इस OL वेक्टर को हम लिख सकते हैं xi कैप और LP इस वेक्टर का लेंथ या मैग्नीट्यूड y के बराबर है और इसका डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग है। तो इसलिए इस LP वेक्टर को हम y इंटू जे कैप लिख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट P, जिसे पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाएगा और इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा xi कैप प्लस yj कैप, ठीक है। इस पोजीशन वेक्टर को आपको याद रखना है। जैसे एक क्वेश्चन, इफ ए पार्टिकल इज एट 2, 3, मतलब एक पॉइंट है P, ठीक है, एक पार्टिकल है, वह एक पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, देन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा, वेक्टर OP, ठीक है। जब पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है, या x कोऑर्डिनेट है या y कोऑर्डिनेट है, मतलब पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है और किसी टाइम पे वह पार्टिकल पॉइंट P पे है जिसका कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो उस कंडीशन में उस पार्टिकल का पोजीशन
सबसे पहले उस पोजीशन का नाम होगा वेक्टर, वेक्टर OP, और इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, इसका कंपोनेंट फॉर्म कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो ये किसी भी पॉइंट का पोजीशन जब वह एक प्लेन में मूव करता है तो उसका कंपोनेंट फॉर्म इस तरह से उसे एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, अब पोजीशन के बाद दूसरा टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर में आपको बताया था कि किसी भी पार्टिकल का चेंज इन पोजीशन के जो वैल्यू होते हैं उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है एक प्लेन में, तो यहाँ पर भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह चेंज इन पोजीशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं कि किस तरह से जब पार्टिकल मोशन होगा, इसमें प्लेन में, पार्टिकल मोशन में होगा प्लेन में, तो उसके डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर किस तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो फिर से हम जो प्लेन लेते हैं वह XY प्लेन लेते हैं। यह XY प्लेन है और पार्टिकल जो यहाँ पे मूव कर रहा है उसका डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से मान लेते हैं। मतलब एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका कुछ पथ इस तरह का है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल है और कुछ देर के बाद यह यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर P पे है, पहले P पे है, पोजीशन P पे है, फिर यहाँ पर Q पर है। P पे जो पोजीशन है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और Q पे पोजीशन x2 y2 है। ठीक है, और यहाँ पर यह t इक्वल्स टू T1 पे है और यह t इक्वल्स टू T2 पे। पार्टिकल का पोजीशन टाइम t इक्वल्स टू T1 पे इस पथ पे पॉइंट P पर है और टाइम t इक्वल्स टू T2 पर इस पार्टिकल का पोजीशन जो कि इस तरह के पथ पे मूव कर रहा है। हम देख सकते हैं यह पथ स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो यह पथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो यह इस प्लेन में है और यह प्लेन XY प्लेन है, इसलिए इस पार्टिकल के मोशन यहाँ पर मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर दो अलग अलग पोजीशन पर पार्टिकल को हम यहाँ पर पार्टिकल के दो अलग अलग पोजीशन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइम T1 से टाइम T2 के बीच इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो चेंज इन पोजीशन के इक्विवेलेंट होगा, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर P पर पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर, इसको हम ड्रॉ करते हैं। फिर Q पर पोजीशन, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, वेक्टर OQ होगा। अब दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होगा जानते हैं, दोनों मतलब फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेट करते हैं एट t इक्वल्स टू T1 पोजीशन एट P। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू T1 पे पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है, P पर है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1। तो देयरफॉर पोजीशन नाम हो जाएगा OP वेक्टर और इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, इसका कंपोनेंट फॉर्म होगा x1 i कैप y1 j कैप। ठीक है, फिर एट टाइम t इक्वल्स टू T2 एट t इक्वल्स टू T2 पोजीशन एट किस पॉइंट पे है, Q पे, जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, तो देयरफॉर पोजीशन मतलब पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा OQ। ठीक है, और यह वेक्टर फॉर्म में मतलब कंपोनेंट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, अब चूंकि शुरू में पार्टिकल टाइम T1 पे इसका पोजीशन OP था, इसलिए यह इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, यह कौन सा पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन। और फिर टाइम t इक्वल्स टू T2 पे जो पोजीशन होगा उसे हम फाइनल पोजीशन कहेंगे। कौन सा पोजीशन कहेंगे, फाइनल पोजीशन। इसे यहाँ पर लिख देते हैं फाइनल पोजीशन OQ है। ठीक है, अब
चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है? चेंज इन पोजीशन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन हम जानते हैं फाइनल पोजीशन में इनिशियल पोजीशन के वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन क्या है? वेक्टर ओ क्यू है, और इनिशियल पोजीशन क्या है? वेक्टर ओ पी। ठीक है, जो कि यहाँ पर डेल्टा आर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, चेंज इन पोजीशन डेल्टा आर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर डेल्टा आर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अच्छा, इसे हम R1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं। तो R1 इनिशियल पोजीशन हो गया और यह R2 फाइनल पोजीशन। तो डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन। ठीक है, यह किसके बराबर होगा? वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ठीक है, अब इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और यहाँ पे एरो लगाते हैं। ठीक है, तो एक वेक्टर हमें दिख रहा है फिगर में, वेक्टर पी क्यू। यह वेक्टर आपको दिख रहा होगा, वेक्टर पी क्यू। ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू इक्वल्स टू वेक्टर ओ क्यू। तो यहाँ पर सिंस इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू में ट्रायंगल लॉ से वेक्टर ओ पी प्लस वेक्टर पी क्यू किसके बराबर होगा? वेक्टर ओ क्यू के बराबर होगा, वेक्टर ओ क्यू। बट हमें यहाँ पर वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी चाहिए, तो इस ओ पी को हम उस साइड भेजते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पर पी क्यू ओ क्यू माइनस ओ पी। अब ओ क्यू माइनस ओ पी यह किसके बराबर है? R2 माइनस R1। ठीक है, यह R2 माइनस R1 के बराबर है, मतलब पी क्यू R2 माइनस R1। और R2 माइनस R1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन मतलब चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर यह किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यह वेक्टर पी क्यू जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, यह डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पर यह डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल वैल्यू, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि R2 का कंपोनेंट फॉर्म दिया गया है और R1 का भी कंपोनेंट फॉर्म दिया गया है, तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा आर है उसे आसानी से कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं हम, तो पी क्यू वेक्टर जो कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे R2। R2 हमारा कितना है? R2 हमारा x2 i कैप प्लस x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस OP। OP R1 का वैल्यू वेक्टर OP को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर इसका कंपोनेंट फॉर्म x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब इसे ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ x2 i कैप माइनस x1 i कैप, इन दोनों से हम i कैप कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट के इनसाइड हमें x2 माइनस x1 यह दिखेगा। फिर दूसरा टर्म इसमें y2 j कैप है और यहाँ पर माइनस y1 j कैप होगा ब्रैकेट ब्रेक करने पे, तो y2 माइनस y1 ब्रैकेट के इनसाइड और यह कंपोनेंट। ठीक है, तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है? डेल्टा आर को। ठीक है, अब x2 माइनस x1 मतलब x2 माइनस x1 यह हो गया चेंज इन x कंपोनेंट, और y2 माइनस y1 यह हो गया चेंज इन y कंपोनेंट। तो इसे हम यहाँ पर अब क्या लिखेंगे? डेल्टा आर। इसे हम लिखेंगे डेल्टा x i कैप
प्लस डेल्टा वाई जे कैप। यहाँ पे डेल्टा एक्स किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, x2 माइनस x1 को, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा एक्स किसे रिप्रेजेंट करता है, x2 माइनस x1 को, एंड डेल्टा वाई यह किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, y2 माइनस y1 को, डेल्टा वाई y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जब एक पार्टिकल मूव कर रहा है एक प्लेन में, मतलब xy प्लेन में, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जब एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाता है तो वहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह से फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जहाँ पे पार्टिकल एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर मूव करता है, ओके। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें हम पार्टिकल जो कि एक प्लेन में, मतलब XY प्लेन में यहाँ पर मूव कर रहा है, और हम उसके डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को निकालेंगे जब उसके पोजीशंस के जो एक्सप्रेशन है वह दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको एक एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं। जैसे एक पार्टिकल है, एग्जांपल में यहाँ पर एक पार्टिकल जो मूव करता है किसमें, मूव्स इन XY प्लेन, ठीक है, एंड एट एनी टाइम t, इसका पोजीशन एट एनी टाइम इट्स पोजीशन जिसे बताया जाता है किससे, x, y से, ठीक है, जिसमें x दिया किया है वेयर x इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t और y इक्वल्स टू 5t प्लस 2, ठीक है। तो एक पार्टिकल जो कि XY प्लेन में मूव कर रहा है, उसका किसी भी समय पे पोजीशन दो रियल नंबर के कॉम्बिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट से बताया जाता है, जिसमें x जो टाइम के साथ चेंज करता है वह इस एक्सप्रेशन से फाइंड किया जा सकता है, और y जो टाइम के साथ चेंज करता है इसका भी वैल्यू यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 सेकेंड, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। दो अलग अलग इंटरवल में यहाँ पर हमें इसके डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला बिटवीन t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन कहाँ पर होगा, 0 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 x कितना हो जाएगा, x यहाँ पर पुट करेंगे, इसमें x का जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें हम पुट कर देंगे 0, तो 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 जो कि 0 होगा, और y हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस 2 मतलब 2, तो देयरफॉर x y। अब चूंकि t इक्वल्स टू 0 यह इनिशियल पोजीशन है, तो इनिशियल पोजीशन जो कोऑर्डिनेट होगा xy, यह एक्चुअल में x1 y1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पर x1 लिया जाएगा और x1 का वैल्यू यहाँ पर 0 और y1 का वैल्यू कितना है 2। तो इनिशियल पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल है t इक्वल्स टू 0 पे, उसका कोऑर्डिनेट 0,2 है, ठीक है। तो x1 y1 हमें मिल चुका है। अब दूसरा पॉइंट यह भी निकालते हैं, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर t स्क्वायर प्लस 3t में 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो 4 प्लस 6 कितना होगा 10 होगा। और फिर y भी निकालते हैं, y इक्वल्स टू 5 इंटू, अच्छा यह t इक्वल्स टू 1 सेकेंड है, सॉरी
टी इक्वल्स टू कितना है 1 सेकेंड, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 तो यहाँ हमारा टी 1 + 3 यह कितना होगा 4 होगा। ठीक है, फिर 1 सेकेंड पे y कोऑर्डिनेट, तो 5 × 1 + 2 ये कितना होगा 7, तो यहाँ पर x y। अब चूंकि t = 1 सेकेंड यह फाइनल पोजीशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, चूंकि फाइनल इनिशियल टाइम 0 सेकेंड है, फाइनल टाइम 1 सेकेंड है, तो इस कंडीशन में एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वह x2 y2 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, x को y को हम इस बार x2 y2 लिखेंगे, चूंकि फाइनल पॉइंट कहाँ पर है उसके वैल्यू को हम x2 y2 एज्यूम कर चुके हैं, तो यहाँ पर यह 4,7 है। ठीक है, तो अब देयरफॉर इनिशियल पोजीशन r1 x1 i कैप प्लस y1 j कैप। x1 कितना है हमारा 0 i कैप और y1 कितना है 2। फिर r2 मतलब फाइनल पोजीशन है हमारा x2 i कैप y2 j कैप। क्योंकि फाइनल पॉइंट हमारा x2, y2 है, तो फाइनल पोजीशन x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा। x2 कितना है 4 और y2 कितना है 7 है, तो यहाँ पर 4i + 7j यह हमारा r2 आ गया। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा r हमारा कितना हो जाएगा r2 - r1। तो r2 यहाँ पर 4i + 7j माइनस 0i + 2j। तो 4i में 0i मतलब यह 4i ही हो जाएगा, फिर 7j में से 2j तो यह 5j। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इस केस में 0 से 1 सेकेंड के बीच 4i कैप प्लस 5j कैप इसके इक्वल्स होगा। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, हमने आपको बताया है डेल्टा r मतलब x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। एक्चुअल में यही तो हमारा क्या है डेल्टा r और डेल्टा x है और यह डेल्टा y। ठीक है, तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। r2 - r1 में जो पहला यहाँ पर r2 - r1 के वैल्यू में जो हमारा यहाँ पर पहला वैल्यू है ये x2 - x1 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला एग्जांपल हम इसी से निकालेंगे इस तरह से, लेकिन हमें पहले इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह फर्स्ट केस का डिस्प्लेसमेंट आया है। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं। इस कंडीशन में इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मतलब डेल्टा r कितना हो जाएगा 4² + 5²। ठीक है, 4² 16 प्लस 25 मतलब √41 यूनिट्स। तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फॉर्म यह होगा, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो हमारा यहाँ पर वैल्यू, क्योंकि वेक्टर का अगर कंपोनेंट फॉर्म दिया रहता है तो उसके मैग्नीट्यूड हम किस तरह से निकालते हैं यह हमने वेक्टर के लेक्चर में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा निकालते हैं 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच। ठीक है, दूसरा बिटवीन t = 2 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब इनिशियल पोजीशन कहाँ पर होगा किस टाइम पे t = 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन एट t = 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पे हम यहाँ पर सबसे पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x मतलब x1 का वैल्यू, तो इसमें हम पुट करेंगे 2 2² + 3 × 2 यह 4 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 10। फिर y मतलब y1 का वैल्यू, तो इसमें फिर से हम इस 5t + 2 में कितना पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू 2 है, तो 5 × 2 + 2 12। तो देयरफॉर
x1 y1 कितना आ गया 10 12। इस पर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर फाइनल पोजीशन किस टाइम पे, t=2 सेकेंड पे। फाइनल पोजीशन 2 सेकेंड पे नहीं, फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगा, 4 सेकेंड पे होगा। तो फाइनल पोजीशन एट t=4 सेकेंड। तो x का वैल्यू x2 एज्यूम करते हैं। तो x का वैल्यू x2 एज्यूम करते हैं, तो फिर हम इस x के एक्सप्रेशन में इस बार t के प्लेस पे 4 रखेंगे। 4² + 3 × 4 16 + 12, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 28। फिर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू y2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस 5t + 2 में हम t के जगह पे 4 रखेंगे। 5 × 4 + 2, तो यह 22 हो गया। यहाँ पे x2 y2, तो x2 कितना आया है हमारा 28 और y2 आया है 22, ठीक है। तो दोनों इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पार्टिकल किस पॉइंट पे थे, इन दोनों के वैल्यू हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देयरफॉर अब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। देयरफॉर डेल्टा आर क्या होता है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप। तो x2 हमारा कितना है 28 और x1 है 10। 28 - 10 i कैप, ठीक है। x2 हमारा 28 है, x1 10 है। फिर y2 - y1, तो y2 22 है और y1 12 है। 22 - 12 j कैप, तो 28 - 10 कितना हो जाएगा 18 i कैप और 22 - 12 ये 10 j कैप। तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट का यह वेक्टर फॉर्म होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का यह वेक्टर फॉर्म है, इसका आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ओके। तो इन दोनों ही एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट किस तरह से निकाला जाता है तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन में आपका x और y टाइम के टर्म में दिया गया है, ठीक है। आइए अब वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि जब पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा होता है, यानी कि जब पार्टिकल 2 डायमेंशन में मोशन में होता है, तो उसके वेलोसिटी किस तरह से डिफाइंड होते हैं और उसको फाइंड किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फिर से हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। y है यहाँ पर y एक्सिस x एक्सिस, और यहाँ पर एक पार्टिकल को मतलब कुछ इस तरह के पथ पे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को डिफाइन करेंगे। एवरेज वेलोसिटी किस तरह से यहाँ पर हम फाइंड करेंगे उसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए एक टाइम इंटरवल में। तो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं यह एक पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 और यह t=t1 पे है, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर Q और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और यह t=t2 पे पार्टिकल का पोजीशन है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो अब यह P पे यह जो वेक्टर दिखाई दे रहा है जिसका टर्मिनल पॉइंट इस पॉइंट P पे है, इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे, तो इसको हम R1 लिखते हैं, R1 वेक्टर, और इस Q के पोजीशन वेक्टर को हम R2 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एट t=t1 मतलब टाइम जब t=t1 है, मतलब ये इनिशियली ठीक है, एट इनिशियली टाइम जब t=t1 है। तो यहाँ पर पोजीशन जो कैसा पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन जो वेक्टर R1 से डिनोट किया गया है, ठीक है। वेक्टर R1 से डिनोट किया गया है और यह एक्चुअल में वेक्टर OP को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वेक्टर ओपी मतलब वेक्टर ओपी यहाँ पर पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चूंकि पी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो इस वेक्टर ओपी का कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन r1 यहाँ पर हमारे सामने है। अब एट टाइम t इक्वल्स टू t2 मतलब फाइनल पोजीशन। टाइम t इक्वल्स टू t2 पर जो पोजीशन है उसे फाइनल पोजीशन कहेंगे। तो हमें दिख रहा है यहाँ पर t इक्वल्स टू t2 पे पार्टिकल कहाँ पर है, q पर है, और इस कंडीशन में इसका पोजीशन जिस वेक्टर से डिनोट किया गया है वह वेक्टर r2 है। तो फाइनल पोजीशन जो r2 के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यह एक्चुअल में यहाँ पर कौन सा वेक्टर को डिनोट करता है, वेक्टर OQ को डिनोट करता है। अब क्योंकि Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 है तो इस कंडीशन में वेक्टर OQ का कंपोनेंट फॉर्म x2 i कैप प्लस y2 j कैप होगा। ठीक है, अब चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पर डेल्टा r जो कि r2 माइनस r1 को रिप्रेजेंट करता है, और यह हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं यह किसके बराबर होता है, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप। ठीक है, तो डेल्टा r इस x2 माइनस x1 को क्या लिखते हैं, डेल्टा x, और इसके साथ i कैप। फिर इस y2 माइनस y1 को क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 को हम लिखते हैं डेल्टा y j कैप। ठीक है, यह सब ऑलरेडी हमने आपको बताया है। यहाँ पर डेल्टा x क्या है, डेल्टा x है x2 माइनस x1 और डेल्टा y है y2 माइनस y1। ठीक है, अब एवरेज वेलोसिटी जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल के रेशियो के इक्वल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को हम जानते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v बार से। ठीक है, तो v बार किसके बराबर होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, डेल्टा r वेक्टर बाय डेल्टा t। ठीक है, अब डेल्टा r वेक्टर यहाँ पे डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, क्योंकि यह मोशन इन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा r जो डिस्प्लेसमेंट है इसका कंपोनेंट फॉर्म डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे है। इसको हम रिप्लेस करते हैं डेल्टा आर को डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप से बाय डेल्टा टी। ठीक है, अब इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारा हो जाएगा यह डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप एंड डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। ठीक है, यह डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप के इक्वल्स होगा। ठीक है, अब डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी यह किसका वैल्यू होगा, यह होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब इस एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होगा जो एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरह से डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, डेल्टा वाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी यह एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसे देयरफॉर भी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप। ठीक है, अब फिर डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी वी वाई जे कैप। ठीक है, यहाँ पर इसे मेंशन कर देते हैं हुए वी एक्स किसके बराबर होगा, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के। वी एक्स मतलब वी एक्स एवरेज, इस एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, जो कि एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू। तो यह डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी के बराबर होगा। उसी तरह से वी वाई एवरेज, यह डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी के बराबर होगा, डेल्टा वाई बाय
डेल्टा टी के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। अब डायग्राम में, वेक्टर में यहाँ पर हम इसको मिलाते हैं पी क्यू को। पी क्यू हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, पी क्यू हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम ऑलरेडी ये बता चुके हैं, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि डेल्टा आर को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा आर को रिप्रेजेंट करता है। अब एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी वेलोसिटी है, इसका डायरेक्शन, इसमें जो वेक्टर है डेल्टा आर इसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर यह डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है इस पॉइंट पी से क्यू की ओर। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन ऑफ डेल्टा भी, सॉरी डायरेक्शन ऑफ भी एवरेज, डायरेक्शन ऑफ भी एवरेज किसके डायरेक्शन में होगा? डेल्टा आर, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट आपको दिख रहा है यहाँ, यह डिस्प्लेसमेंट है, इसी के डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ किसका होगा? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी का कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। अब एवरेज वेलोसिटी जब हमें यहाँ पर मिल चुका है, तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है मोशन इन ए प्लेन के केस में, उसका एक्सप्रेशन कैसा होता है इसको भी जान लेते हैं। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन यहाँ पर है। तो अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यहाँ पर फाइंड करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसे डिनोट किया जाता है वी एरो से। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को वी बार से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यहाँ पर वी एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यह होगा किसके बराबर? हमने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जब टाइम इंटरवल एक्सट्रीमली या इन्फिनिटिवसिमली स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एरो मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यह डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब जब डेल्टा टी टाइम इंटरवल इन्फिनिटिसिमली स्मॉल होगा उस केस में एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वी बार किसके बराबर है? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पर डेल्टा आर बाय डेल्टा टी के बराबर होगा। और इसे एक और सिंबल से लिखते हैं। किस सिंबल से? इसी को लिखा जाता है यहाँ पर, इसी को इस तरह से लिखा जाता है डी आर बाय डी टी। ठीक है, तो यह तो यहाँ पर मतलब एवरेज वेलोसिटी इसके बराबर होता है और इस लिमिट को डी आर बाय डी टी मतलब डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको फाइंड करते हैं, मतलब डेल्टा आर बाय डेल्टा टी का लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं जब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा। ठीक है, तो सिंस यह एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। ठीक है, नौ भी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी मतलब भी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर देख चुके हैं कितना होता है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ठीक है, भी के वैल्यू, यहाँ जो भी एवरेज का वैल्यू है यहाँ पर, इससे हमने इसे रिप्लेस कर दिया और आगे लिमिट लगा हुआ है। अब भी एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो कि डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी है, इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिमिट सबसे पहले दोनों टर्म में लिमिट लगाते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बी एक्स आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 भी वाई जे कैप। ठीक है, कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है। थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर को देखना होगा जिसमें हमने लिमिट्स सब के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पर कंप्लीटली मैथमेटिक्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब भी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे, सॉरी यहाँ पर बार है,
वी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से, और वी वाई को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी से। ठीक है, फिर देखते हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या आता है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस किसके इक्वल्स, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इक्वल्स आई कैप प्लस लिमिट, ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू 0 है, डेल्टा टी टेंस टू 0 है, और फिर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, मतलब वी वाई बार जो यहाँ पर दिया गया है डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी, और ये जे कैप। ठीक है, हम यहाँ पर जानते हैं इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, और इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमने इसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसको हम जानते थे यह किसके बराबर होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के। ठीक है, तो देयरफॉर बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी एक्स बाय डी टी आई कैप, और इसे क्या लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी जे कैप। ठीक है, अब डी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं वी एक्स, ठीक है, एरो लगाएंगे और यह आई कैप होगा, और फिर इसे क्या लिख सकते हैं वी वाई और इसे जे कैप। ठीक है, तो यह हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यह एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, इसको हम इस जगह लिखते हैं। ठीक है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, यह हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट फॉर्म का एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें वी एक्स किसके बराबर होगा, यहाँ पर वी एक्स इंस्टेंटेनियस किसके बराबर, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, एंड वी वाई इंस्टेंटेनियस यह किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी टी के बराबर, डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंपोनेंट फॉर्म होगा, जिसमें वी एक्स इंस्टेंटेनियस और वी वाई इंस्टेंटेनियस, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस के वैल्यू को यह रिप्रेजेंट करता है, और यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और यह इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, जब कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा होगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, इसको हम बता देते हैं यहाँ पर। तो अगर हम मान लेते हैं यह कोई पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह के पथ पे मूव कर रहा है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पी पे इसका पोजीशन वेक्टर कितना होगा, वेक्टर आर होगा, यह पॉइंट पी है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस पॉइंट पी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाने के लिए, जानने के लिए हमें पी पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो इस पॉइंट पी पर इस कर्व जो हमारा यह पथ है मोशन का, वह एक कर्व है। तो इस पॉइंट पी पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। यह टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इस टेंजेंट का मतलब यह यहाँ पर एक टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी है, इसका डायरेक्शन यह पॉइंट पी पर जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो यहाँ पॉइंट पी पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। अब टेंजेंट जब ड्रॉ कर दिए तो इसमें एरो हम इधर भी लगा सकते हैं। ठीक है, एरो इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एरो वेलोसिटी का डायरेक्शन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट पे
मतलब टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, और अलोंग मोशन होगा, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन गया है, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमें एरो लगाना है। तो हम देख सकते हैं पार्टिकल इस पथ पे इधर से इधर जा रहा है, यहाँ पर हमने एरो लगाया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर टेंजेंट पे हम एरो पीछे नहीं लगाएंगे, इस डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज along the direction of tangent at point P, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल का जब एक प्लेन में मूव कर रहा होता है तो किसी भी पथ के किसी भी पॉइंट पे उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन उस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है, और टेंजेंट के डायरेक्शन में अलोंग दी मोशन होता है। तो मोशन भी यहाँ पर आपको देखना है। अगर ये पार्टिकल इधर से इधर आता तो इसी केस में हम टेंजेंट, अगर ये पार्टिकल उल्टा होता इधर आता तो यहाँ पर टेंजेंट के डायरेक्शन में होता, बट ये इधर एरो हो जाता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा किसी भी पॉइंट पर, पथ के किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट पर ड्रॉ किया गया टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है अलोंग दी मोशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आइए यहाँ पर एक क्वेश्चन से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का है। एक पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूव्स इन XY प्लेन at any instant t in second is given by pxy, ठीक है। कोई पार्टिकल जब एक XY प्लेन में मूव कर रहा है तो उसके किसी भी टाइम पे उसका जो पोजीशन है वह पॉइंट P से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट XY है। अब यहाँ पर x कितना है, x दिया गया है t² प्लस 3t, और y है t³ प्लस 2, ठीक है। यह x और y का वैल्यू टाइम t के टर्म में दिया गया है, ठीक है। तो देन फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी v बार ड्यूरिंग t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, ठीक है। इस पार्टिकल का जो कि XY प्लेन में मूव कर रहा है इसका हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बीच, ठीक है। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले डेल्टा टी हमारा 3 - 1 2 सेकेंड है, ठीक है। डेल्टा टी हमारा कितना है, 2 सेकेंड है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, चूँकि v बार क्या होता है, v बार होता है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा आर क्या होता है, डेल्टा आर होता है डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ठीक है। डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप होता है, यह कंपोनेंट फॉर्म में है। फर्दर डेल्टा एक्स होता है क्या चीज़, x2 - x1, और डेल्टा वाई होता है हमारा y2 - y1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनिशियल पोजीशन निकाल लेते हैं। इनिशियल पोजीशन हमारा किस टाइम पे होगा, टाइम t इक्वल्स टू t1 पे, ठीक है। तो एट t इक्वल्स टू t1 x का वैल्यू x1 होगा, ठीक है। t इक्वल्स टू t1 पे x का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, x1 को। तो यहाँ पर x का जो एक्सप्रेशन दिया गया है t के टर्म में, उसमें हम t के प्लेस पे कितना पुट करेंगे, t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे,
तो 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 4, और y इक्वल्स टू क्या होगा y1। तो y के प्लेस यहाँ पर y का एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे फिर से 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 3, तो देयरफॉर x1 y1 जो इनिशियल पोजीशन होगा जिस पॉइंट पे, उसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना होगा 4, 3। ठीक है, तो x1 y1 आ गया। अब डेल्टा x निकालने के लिए x1 चाहिए, तो x1 मिल चुका है, तो x2 हमें मिलेगा किस टाइम पे, टाइम 3 सेकेंड पे। तो एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, x का वैल्यू इस कंडीशन में x2 मतलब x कोऑर्डिनेट इस कंडीशन में x2 के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में 3 पुट करेंगे, तो 3 स्क्वायर अब प्लस 3 इंटू 3 3 जा 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब फिर y इसको रिप्रेजेंट करेगा y2 को, तो यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 2 29 होगा। ठीक है, तो देयरफॉर x2 y2 x2 कितना है 18 है, और y2 कितना है 29 18 29। ठीक है, मिल चुका है। तो x2 y2 मिल चुका है, x1 y1 मिल चुका है। तो अब हमें डेल्टा x और डेल्टा y निकालना है, निकालते हैं। देयरफॉर डेल्टा x किसके इक्वल्स है, x2 माइनस x1 के इक्वल्स, x2 माइनस x1। तो x2 हमारा कितना आया है, x2 हमारा आया है 18 माइनस x1 आया है 4। ठीक है, तो 14 होगा। फिर डेल्टा y y2 माइनस y1, तो y2 हमारा कितना आया है, y2 हमारा आया है 29, और y1 पहले से ही हम 3 निकाल कर रखे हैं, तो यहाँ पर 3 पुट करते हैं, तो यह 26 हो जाएगा। ठीक है, तो अब डेल्टा आर अब हम आराम से लिख सकते हैं। तो डेल्टा आर हमारा डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स हमारा कितना है 14 प्लस डेल्टा वाई जे कैप, डेल्टा वाई कितना है 26 जे कैप। ठीक है, तो डेल्टा आर मिल चुका है। अब हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी के बराबर होता है, और डेल्टा टी हम निकाल चुके हैं 2 है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और डेल्टा आर यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 14 आई कैप प्लस 26 जे कैप, 14 आई कैप प्लस 26 जे कैप बाय डेल्टा टी कितना है 2। इसे स्प्लिट करेंगे तो 14 बाई 2 आई कैप प्लस 26 बाई 2 जे कैप। ठीक है, तो यह एवरेज वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा 14 बाई 2 7 आई कैप प्लस 13 जे कैप। ठीक है, और यह मीटर पर सेकेंड में होगा। एक्स को अगर हम मीटर में लेते हैं और टाइम को ऑलरेडी हमने सेकेंड में लिया है, और डिस्प्लेसमेंट को मीटर में अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा। तो यह एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड किए हैं, कितने t इक्वल्स टू 1 से t इक्वल्स टू 3 सेकेंड के बीच। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक खास समय पे निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम रिफॉर्म करते हैं। यह एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ चुका है। ओके, यहाँ पर हम इसको चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन में, चूंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का क्वेश्चन इसको करना है। तो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसको भी एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड करना है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dr बाय dt के बराबर होता है, और यह अल्टीमेटली किसके बराबर होता है, यह vx आई कैप प्लस vy जे कैप के बराबर होता है। ठीक है, vx आई कैप प्लस vy जे कैप के बराबर होता है, और vx
वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स किसके बराबर होता है? वी एक्स होता है डी एक्स बाय डी टी के बराबर, एंड वी वाई होता है डी वाई बाय डी टी के बराबर। ठीक है, यहाँ पर आई कैप लगा है तो ऑलरेडी यह वेक्टर है, और यहाँ पर यह इंस्टेंटेनियस स्पीड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एट एनी टाइम टी। ठीक है, अब सबसे पहले हमें वी एक्स और वी वाई फाइंड करने होंगे। तो वी एक्स और वी वाई फाइंड करने के लिए सबसे पहले वी एक्स को फाइंड करने के लिए हमें एक्स का जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर उसे डिफ्रेंशिएट करना होगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सिंस एक्स दिया गया है कितना? टी स्क्वायर प्लस 3t, तो देयरफॉर वी एक्स जो डी एक्स बाय डी टी के बराबर होता है। अब आप डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स को अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स को आप मैथमेटिकल टूल्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर टी स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले होगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, और 3 इंटू टी में 3 कांस्टेंट है, इंटू हो रहा है तो ये बाहर हो जाएगा, और डी टी बाय डी टी। ठीक है, अब टी स्क्वायर का कितना होगा? टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t होगा, और 3 और इंटू डी टी बाई डी टी 1 होता है, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वी एक्स का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है। अब वी वाई का एक्सप्रेशन हमें y को डेरिवेटिव मतलब y को डिफ्रेंशिएट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, मिल जाएगा। यहाँ पर y दिया गया है। ठीक है, तो सिंस y इक्वल्स टू दिया गया है टी क्यू प्लस 2, तो देयरफॉर वी वाई जो डी वाई बाय डी टी के बराबर होता है। ठीक है, तो डी वाई बाय डी टी के बराबर होता है, तो यहाँ पर डी वाई बाय डी टी निकालने के लिए हम सबसे पहले टी क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, प्लस 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो टी क्यूब का कितना हो जाएगा? 3t स्क्वायर, और 2 का 0, तो वी वाई अल्टीमेटली 3t स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास वी एक्स और वी वाई दोनों का एक्सप्रेशन है, दोनों को हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमें एट एनी टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इस क्वेश्चन के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा टी के टर्म में। ठीक है, तो अब यहाँ पर v इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप दिया गया है, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। तो यहाँ पर v एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड का मतलब इसका कंपोनेंट में वी एक्स टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड आई कैप, और वी वाई इसमें v का वैल्यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। तो इस कंपोनेंट में मतलब वेलोसिटी के कंपोनेंट में हमें vx का वैल्यू निकालना होगा 5 सेकेंड पे, और vy का भी वैल्यू निकालना होगा 5 सेकेंड पे। तो इसलिए हम यहाँ पर vx इसके सिंबल को vx का वैल्यू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे निकालने के लिए हम इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और vy या t इक्वल्स टू 5 जे कैप। ठीक है, अब vx हम यहाँ पर निकाल चुके हैं 2t प्लस 3 vx का वैल्यू, तो इसमें हम 2t प्लस 3 में t के प्लस पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो 2 इंटू 2t प्लस 3 में t के जगह पे कितना रखेंगे? 5, 2 इंटू 5 प्लस 3 आई कैप, और vy का वैल्यू यहाँ पर 3t स्क्वायर ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा है, तो इसमें हम t के प्लस पे क्या पुट करेंगे? 5, 3 इंटू 5 स्क्वायर जे कैप। ठीक है, 2 5 जा 10, 3 13 आई कैप, और 5 5 जा 25 इंटू 3 75 जे कैप। तो इस तरह से v एट यहाँ पे v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड कितना हो जाएगा? 13 आई कैप, और 25 3 जा 75 जे कैप, और यह मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे यहाँ पर आया है। इसी में अगर हम t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है,
वी एक्स का वैल्यू 10 सेकेंड पे निकालना है और वी वाई का वैल्यू 10 सेकेंड पे निकालना है और इसमें पुट करके आंसर लिखना है। ठीक है, इस तरह से ही तो हम मतलब वन डायमेंशन में एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन होता था, तो हम इस तरह का जब एक्स का एक्सप्रेशन दिया रहता था तो हम इस तरह से उसके वेलोसिटी के वैल्यू को फाइंड करते थे। तो यहाँ पर हम जानते हैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस है, और चूंकि यह प्लेन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो दोनों के कंपोनेंट फाइंड करके यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में आंसर लिखना है, और मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं ये आपको मालूम ही है। ठीक है, अब हम एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर समझने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट जिसमें हम सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन, जिसे ए बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन मतलब नेट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, नेट चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, इसके इक्वल्स होता है। तो सिंस ए एवरेज वेलोसिटी बराबर डेल्टा भी बाय डेल्टा टी, डेल्टा भी बाय डेल्टा टी के बराबर होगा। डेल्टा भी क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा भी चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और डेल्टा टी यहाँ पर टाइम इंटरवल जिस इंटरवल में वेलोसिटी चेंज होता है। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा भी किसके बराबर होता है, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप। इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डेल्टा वी एक्स एक्स कंपोनेंट और एक वाई, मतलब एक यहाँ पे डेल्टा वी एक्स मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी में कितने चेंज हुए हैं, और यह वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को, डेल्टा वी को सबसे पहले रिप्लेस कर देंगे डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप बाई कितना, डेल्टा टी। अब इसे स्प्लिट करते हैं तो यह डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप इसके बराबर होता है। ठीक है, अब डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी जानते हैं यह भी एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि डेल्टा वी एक्स यह चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और यह टोटल टाइम से डिवाइड किया गया है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बार एक्स आई कैप, और इसे क्या लिख सकते हैं, ए बार वाई जे कैप। ठीक है, यह एवरेज एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन हमारे सामने है, एवरेज एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन है जिसमें आपको याद रखना है यहाँ पर हियर ए बार एक्स किसके बराबर है, डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी, डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी के बराबर, और ए बार वाई। ठीक है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, यह किसके इक्वल्स है, डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी के। ठीक है, तो यह एवरेज एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसे भी समझना है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इसको भी डिफाइन कर देते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए एरो से। ठीक है, एंड ए एरो यह
लिमिटिंग वैल्यू होता है एवरेज एक्सेलरेशन का जब टाइम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है, ठीक है। तो ए एरो मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यह लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब जब टाइम बहुत ही स्मॉल होगा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, और यह एवरेज एक्सेलरेशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जब डेल्टा टी मतलब टाइम इंटरवल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होगा, ठीक है। अब ए बार को हम रिप्लेस कर सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा भी बाय डेल्टा टी, ए बार को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा भी बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो देयरफॉर ए एरो जो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा भी बाय डेल्टा टी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक्चुअल में डी वी बाय डी टी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने आपको बताया है, इसे अब हम एक का एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सिंस बी किसके बराबर था, वी एक्स आई और वी वाई जे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हमने ऑलरेडी इस तरह से डिफाइन किया था, जिसमें वी एक्स किसके बराबर था, डी एक्स बाय डी टी, एंड वी वाई था हमारा डी वाई बाय डी टी के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डेल्टा भी को हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, डेल्टा भी को हम लिखेंगे ए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा भी को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा भी को लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है, बाय कितना, डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा भी को हम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप बाय डेल्टा टी ये लिखेंगे, ठीक है। अब इसे स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, इसे स्प्लिट करेंगे तो यह वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप एंड वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप इसके बराबर होगा। अब जानते हैं यहाँ पर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यह लिमिट दोनों टर्म के साथ होगा, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो वी एक्स बाय डेल्टा टी, एक मिनट, डेल्टा भी को हम यह नहीं लिख सकते यहाँ पे, डेल्टा भी एक्स और डेल्टा भी वाई, डेल्टा भी एक्स डेल्टा भी वाई, ठीक है। डेल्टा भी को हम डेल्टा भी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा भी वाई एक बार लिख देते हैं, सिंस डेल्टा भी बराबर डेल्टा भी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा भी वाई जे कैप, ठीक है। तो इसके वैल्यू को हम यहाँ पर लिख चुके हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा डेल्टा लगाना होगा, डेल्टा और यहाँ पर भी डेल्टा, ठीक है। अब हम इसे ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो दोनों ही टर्म में हमें लिमिट को अटैच करना होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अब यह डेल्टा भी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप और दूसरा टर्म होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा भी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप डेल्टा भी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यह डी वी बाय डी टी मतलब डी भी एक्स बाय डी टी को रिप्रेजेंट करेगा और यह डी भी वाई बाय डी टी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का लिमिटिंग केस है, तो यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और यह भी एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अलोंग वाई एक्सिस के लिमिटिंग
केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई एक्सिस के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसे हम इस तरफ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसे, यह किसका वैल्यू हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेलरेशन का। देयरफॉर एक्सेलरेशन ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं डी वी एक्स बाय डी टी आई कैप, और इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं डी वी वाई बाय डी टी जे कैप। ठीक है, ए, और यह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप। यह एवरेज एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया, जिसमें यहाँ पर आपको याद रखना है ए एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, डी वी एक्स बाय डी टी को, और ए वाई रिप्रेजेंट करेगा डी वी वाई बाय डी टी को, और वी एक्स किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, डी एक्स बाई डी टी के वैल्यू को, और वी वाई डी वाई बाई डी टी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। अब इसका एक हम क्वेश्चन करेंगे आपको, तब आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने है, द पोजीशन एट एनी टाइम t इन सेकेंड ऑफ ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, उससे पोजीशन बताया जाता है, जिसमें x जो t पे डिपेंड करता है, कुछ इस तरह से इसके इक्वेशन दिए गए हैं, और y कोऑर्डिनेट यह भी टाइम पे डिपेंड करता है, इस तरह से इसके इक्वेशन दिए गए हैं। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का 3 सेकेंड पे, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का 5 सेकेंड पे। ठीक है, तो सिंस v इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, v इंस्टेंटेनियस होता है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप के, और वी एक्स यह होता है डी एक्स बाय डी टी। ठीक है, तो वी एक्स डी एक्स बाई डी टी होता है, x हमें यहाँ पर दिया गया है, तो निकाल लेते हैं इसे। डी एक्स का वैल्यू सबसे पहला टर्म है टी क्यूब, तो टी क्यूब प्लस डी टी बाय डी टी प्लस डी वन बाय डी टी, तो टी क्यूब का 3t स्क्वायर होगा, यह 1 हो जाएगा और 0, तो वी एक्स 3t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है 3 सेकेंड पे। ठीक है, बाद में देखेंगे। अब वी वाई किसके बराबर होता है, डी वाई बाय डी टी के, y दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3t, तो डी वाई बाई डी टी भी निकाल लेते हैं, डी टी स्क्वायर बाय डी टी माइनस 3 डी टी बाय डी टी, टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 2t माइनस 3 इंटू 1, तो 2t माइनस 3, यह वी वाई का वैल्यू आ गया है, यहाँ पर वी एक्स का वैल्यू आ गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है 3 सेकेंड पे, तो देयरफॉर v एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड का मतलब वी एक्स की वैल्यू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, आई कैप v बराबर वी एक्स होता है, लेकिन v हमें निकालना है 3 सेकेंड पे, तो इसमें वी एक्स भी 3 सेकेंड पे होना चाहिए, आई कैप प्लस वी वाई, यह भी t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, और यह जे कैप। तो वी एक्स हम यहाँ पर देख सकते हैं 3t स्क्वायर प्लस 1 है, और हमें 3 सेकेंड पे निकालना है, तो इसमें हम कितना पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1 आई कैप, यह आई कैप होगा, और वी वाई 3 सेकेंड पे, तो यहाँ पे वी वाई का एक्सप्रेशन हमारे सामने है 2t माइनस 3, यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 3 जे कैप, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 1 28 आई कैप, और 3 2 जा 6 माइनस 3 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमें v एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे हमें वैल्यू मिल चुका है, और यह मीटर पर सेकेंड में होगा जब हम x या y को मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, फिर हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे। ठीक है,
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप होता है, जहाँ पर ए एक्स किसके बराबर होता है? ए एक्स होता है हमारा डी वी एक्स बाय डी टी के। ठीक है, अब वी एक्स यहाँ पर हम निकाल चुके हैं और ए एक्स हमें चाहिए, तो हम ए एक्स निकालने के लिए इस वी एक्स के एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे। तो डी वी एक्स बाई डी टी मतलब सबसे पहले 3t² वी एक्स का एक्सप्रेशन में पहला टर्म 3t² है, तो इसमें हम 3 इंटू डी टी स्क्वायर बाई डी टी, अब प्लस दूसरा टर्म 1 है तो d1 बाई डी टी, तो यह कितना हो जाएगा? 3 इंटू टी स्क्वायर का 2t होता है, कांस्टेंट का 0, यह 6t हो जाएगा। ठीक है, और ए वाई किसके बराबर होता है? डी वी वाई बाई डी टी के, और वी वाई का एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है 2t माइनस 3, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले 2t का होगा, तो 2 इंटू डी टी बाई डी टी माइनस d3 बाई डी टी, यहाँ 2 इंटू 1 कॉन्स्टेंट का 0 होगा मतलब 2। ठीक है, तो ए वाई का वैल्यू और ए एक्स का वैल्यू हमारे सामने है, और हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है 5 पे। तो बस जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकेंड पे निकाला था, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन 5 सेकेंड पे अब फाइंड करेंगे। ठीक है, देयरफॉर ए एट टी इक्वल्स टू कितना? 5 सेकेंड, तो ए टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड का मतलब ए एक्स टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड, इसको लिखते हैं इस तरह से, देयरफॉर ए टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड का मतलब ए एक्स टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड आई कैप प्लस ए वाई टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड जे कैप। ठीक है, अब ए एक्स यहाँ पर एक्सप्रेशन है 60, बट हमें निकालना है टी इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे, तो यह 6 इंटू 5 आई कैप, और ए वाई यहाँ पर 2 है और इसमें टी नहीं है, तो ये किसी भी समय 2 ही होगा, क्योंकि अगर इसमें टी होता तब तो हम पुट करते टी इक्वल्स टू 5, तो यह 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2 जे कैप 30i प्लस 2 जे कैप, और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, यह एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पर के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो इस लेक्चर को आज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आज के लेक्चर में मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखते हैं और आप इसे अच्छे से समझ पाते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो हर बार की तरह मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे ज़रूर लाइक करें और इसे शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे लेक्चर्स को देखते हैं बट चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।